वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोक्योमेट्री को कवर करेंगे और जानेंगे इनके क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं सेकंड्स के अंदर, और उस ट्रिक का हम प्रूफ भी देखेंगे जो कि इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं स्टोक्योमेट्री और लिमिटिंग रीजन के बारे में, और कुछ छोटे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम इम्प्लीमेंटेशन देख पाएँ उस ट्रिक का, और फिर हम एक उसको बड़े क्वेश्चन पर इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। तो देखो, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आप सभी को पता है जो स्मॉल लेटर्स हैं ये किसको दिखाते हैं, ये आपके बैलेंसिंग कॉफिशिएंट्स को दिखाते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन जब आप बैलेंस करते हो तो 1 2 3 4 नंबर लगाते हो बैलेंस करने के लिए, जो रिएक्टेंट या और प्रोडक्ट की तरफ। तो ये जो नंबर लगाते हो वो क्या है, इस स्मॉल लेटर्स का रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, बैलेंसिंग कॉफिशिएंट होते हैं। उन्हीं को आप पुट करके क्या करते हो, बैलेंस करते हो इक्वेशन को। अब अगर आप इस रिएक्शन के अंदर देखो तो स्मॉल लेटर्स क्या हैं, आपके बैलेंसिंग कॉफिशिएंट हैं, और जो बिग लेटर्स हैं वो क्या हैं, वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं। तो देखो, ट्रिक में क्या ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, उसको आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो। अगर ऑलरेडी मोल्स के अंदर दिया हुआ है तो फिर तो अच्छी बात है। अगर मान लो ग्राम्स में दे दिया है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो चलो हम देखते हैं ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि अगर आपको ये ऊपर वाली रिएक्शन दे रखी है तो ये क्या है, मोल्स ऑफ ए बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर, ये किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ बी बाय में बैलेंसिंग फैक्टर्स, और उसके नीचे आगे ये इसके भी इक्वल होगा, मोल्स ऑफ सी बाय में जो स्मॉल सी है उसका बैलेंसिंग फैक्टर, और लास्ट में इसके भी इक्वल होगा मोल्स ऑफ डी बाय में स्मॉल डी जो कि डी का बैलेंसिंग फैक्टर है। मतलब ये चारों के चारों आपस में इक्वल होते हैं, ये ट्रिक कहती है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये ट्रिक कैसे बेस्ड है, तो आपने गैले-लेविस लॉ पढ़ा होगा, उसी के ऊपर ये ट्रिक पूरी की पूरी बेस्ड है। तो ये कोई एरीगेटेड ट्रिक नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, ये एक वैलिड प्रूफ वाली ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और इसको आप बोर्ड पेपर्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलो हम इस ट्रिक को अप्लाई करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इस ट्रिक को हमें अप्लाई करना है पेपर के अंदर। तो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन। आप सभी को मीथेन का फॉर्मूला पता ही है, CH4। तो देखो, जब भी आप स्टोक्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कंबशन ऑफ मीथेन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने लिखना शुरू कर दिया, ये रहा मीथेन आपका CH4, इसको आपने कंबशन ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी तो क्या बनता है, CO2 और H2O। और आपको मैंने एक बार एक वीडियो में बताया भी था कि मीथेन या कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करते हो तो आपको दो ही चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या, CO2 और H2O। और हमने देख लिया इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है। मतलब जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना है, CH4 16 ग्राम है, और हमें ये निकालना है कि वाटर कितना ग्राम होगा। अब हम इस ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, हमने क्या कर दिया, मोल्स ऑफ CH4 बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर जो कि क्या था 1 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर 2। अगर हम इधर देखें तो मोल्स ऑफ ए वाज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर। तो इधर से हमने इस ट्रिक से उठा लिया ये, क्योंकि हमें बाकियों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो हमें निकालना नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सिर्फ H2O पूछ रहा है, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, ए और डी को इक्वेट कर लिया इसके अंदर। तो अब अगर आप देखोगे तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना था, H2O का 2 था, तो हमने नीचे 2 लिख दिया। आगे पुट कर लेते हैं। तो देखो, 16 बाय में 16 क्यों करा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना था 16, अगर आप मोलर मास निकालोगे CH4 का, कैसे निकालोगे, तो कार्बन का होता है 12 और 4 हाइड्रोजन तो 16 हो गया। तो 16 से डिवाइड करें तो कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स, आपका 1 आ गया यहाँ पे, और उसका बैलेंसिंग फैक्टर भी क्या था, 1 था। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आंसर आ गया आपका 1, और इस तरफ क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर 2। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मास पूछ रहा था, और मास को आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कर देते हो। तो हमने वही कर दिया।
2 इंटू 18 कर दिया। 18 कहाँ से आया? 18 होता है मोलर मास ऑफ वाटर। कैसे निकाला? तो देखो ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम और 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया टोटल। तो हमारा वैलिड आंसर क्या आ गया? 36 ग्राम आ गया। तो आप इस फॉर्मूले की ट्रिक को आप इस क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब हम एक लिमिटिंग रीजन का लंबा क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के अंदर 1.5 पेज के अंदर सॉल्व करा हुआ है, उसको हम बिल्कुल हाफ पेज के अंदर सॉल्व करके देखेंगे कि इसको कैसे ईजिली और विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व। तो अब हम देखते हैं लिमिटिंग रीजेंट को और जानते हैं लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, एक्सेस रीजेंट क्या होता है और कैसे इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करा जा सकता है, वो भी सेकेंड्स के अंदर। तो पहली बात आती है आखिरकार लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है। तो लिमिटिंग रीजेंट वो वाला रीजेंट होता है जो कि रिएक्शन के टाइम ख़त्म हो जाए। मतलब अब देखो होता क्या है, ज़्यादातर जब भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट साइड में 2 रिएक्टेंट होते हैं। तो इनमें से क्या होता है, एक पहले ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो प्रैक्टिकल यूज़ में अगर आप लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तो आप इक्वल अमाउंट में अगर चीज़ों को लेना चाहो तो बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करोगे, एक रिएक्टेंट को ज़्यादा ले लोगे और एक रिएक्टेंट को कम ले लोगे। तो होता क्या है कि दूसरा जो रिएक्टेंट आपने कम लिया है उसकी वजह से रिएक्शन तभी तक होगी जब तक वो रिएक्टेंट बचा रहेगा। मतलब लिमिटिंग रीजेंट ही गवर्न करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। और ये ज़रूरी भी है। मान लो कि अगर एक रिएक्शन हम देख लेते हैं, NH3 आपको बनाना है। तो NH3 बनाने के लिए आप खुद सोचो, आपको दोनों की ज़रूरत है, N2 की भी ज़रूरत है और H2 की भी ज़रूरत है। अगर आपका H2 पहले ही ख़त्म हो जाए तो NH3 बनेगा ही नहीं। मतलब रिएक्शन तभी तक होगी जब तक लिमिटिंग रीजेंट बचा रहेगा। और लिमिटिंग रीजेंट हमेशा क्या होता है, कम अमाउंट में होता है। और जो दूसरा रिएक्टेंट बच गया जो ज़्यादा अमाउंट में तुमने लिया था वो क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट होता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो देखो हमने एग्जांपल ही उठाया आपकी एनसीईआरटी से। तो एग्जांपल क्या कहता है कि 50 kg ऑफ N2 जो कि गैस है, नाइट्रोजन गैस, रिएक्ट्स विद 10 kg ऑफ H2। इन दोनों को आपने मिक्स करा और आपने बनाया अमोनिया NH3। और आपको अब बताना है कि अमोनिया कितना बना, ठीक है, और आपको बताना है कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, हम पेपर में या नॉर्मली सॉल्व करते टाइम भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चन स्टोक्योमेट्री का है या ये क्वेश्चन में हमें पहले लिमिटिंग रीजन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन में लिमिटिंग रीजन नहीं देगा। और NH3 आपको निकालना हुआ और आपने दोनों को यूज़ करके निकाल दिया, लिमिटिंग रीजन पहले नहीं निकाला, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करें लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन को और स्टोक्योमेट्री के क्वेश्चंस को? तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको दोनों को दोनों रिएक्टेंट दिए हो, मतलब यहाँ पे N2 भी दे दिया और H2 भी दे दिया, जब भी आपको ऐसा दे तो आपको क्या करना है, हमेशा लिमिटिंग रीजन के लिए सॉल्व करना है। और आप पिछला क्वेश्चन देखोगे तो आप पाओगे कि उसके अंदर क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दे रखा था जो कि क्या था, मीथेन था, CH4। तो जब भी आपको एक दे रखा हो तो आप किसको सॉल्व करोगे, स्टोक्योमेट्री की तरह, मतलब नॉर्मल जो हमने फॉर्मूला देखा था उसकी तरह आप सॉल्व कर दोगे। तो अब हम देखते हैं कि स्टोक्योमेट्री के क्वेश्चंस और लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर ट्रिक के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहली बात, लिमिटिंग रीजन तो पार्ट किसका है, स्टोक्योमेट्री का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो देखो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। तो देखो हम स्टोक्योमेट्री के अंदर क्या करते थे, इन दोनों को इक्वेट कर देते थे, इक्वल होता था हर चीज़। लेकिन हम लिमिटिंग रीजन के अंदर क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही रहेगा। जैसे कि उधर भी फॉर्मूला ये था ना, मोल्स ऑफ A बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर इज इक्वल टू मोल ऑफ B बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर। तो यहाँ पे आपको इक्वल टू वाले नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, बस एक कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन किसके बीच में करना है, ऑब्वियस सी बात है, लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब एक रिएक्टेंट होगा, मतलब जो 2 रिएक्टेंट है उनको कंपेयर करना है। तो हमने करना शुरू कर दिया, मोल्स ऑफ N2 बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर करा। तो उसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, 1 है, क्योंकि आगे जिसके कुछ नहीं लगा तो उसको 1 मानते हैं। और दूसरा रिएक्टेंट क्या था, मोल्स ऑफ H2 बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर 3।
अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो सकता है कि इधर हमने इक्वल क्यों नहीं करा। इक्वल हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये दोनों इक्वल है ही नहीं, क्योंकि क्या है, एक लिमिटिंग रीएजेंट है इसमें और एक एक्सेस रीएजेंट है। लिमिटिंग रीएजेंट हमेशा क्या होगा, कम अमाउंट में होगा और वो पहले रिएक्शन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपको उसको पहले निकालना पड़ता है। तो देखो हमने क्या करा, सॉल्व करना शुरू करा अब इसको। तो देखो मोल्स ऑफ N2 निकालने के लिए हमने सबसे पहले 50 kg को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करा और उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। मोलर मास क्या होता है, 28 होता है। कैसे निकालोगे, एक नाइट्रोजन का 14 तो दूसरे का ही 14 और 14 और 14 कितना होता है 28, और बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर लिख दिया 1। इधर H2 को देख लेते हैं, तो 10 kg था तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करा और H2 का आपको मोलर मास पता ही है कितना होता है 2 होता है, तो इधर नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और बाय में 3 क्यों करा, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर था 3। अब हमारा ये आ गया 50 बाय में 28 इंटू 10 की पावर 3 या 1000 और 10/6 इंटू 1000, तो 1000 आ गया। तो इसको हमने अलग लिख दिया ताकि कंपैरिजन ईजी हो जाए। अब देखो आप कंपेयर बहुत इजीली कर सकते हो इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को। तो हमें पता है कि 10/6 क्या होगा, छोटा होगा इन कंपैरिजन टू 50/28। तो अब हमने क्या देखा कि जो छोटा होगा मतलब जो लेस होगा इनके कंपैरिजन में वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, H2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और अब आप देखोगे तो आपको एक कंपैरिजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लगने वाले हैं, और अभी आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आप देख सकते हो इस ट्रिक का आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो इसको आप अपने फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो अगली बात क्या है कि क्वेश्चन का एक और एक्सटेंडेड पार्ट था कि हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द NH3 प्रोड्यूस्ड। और एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको बाद में लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए बोलेगा काफ़ी बार, लेकिन सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को ही निकालना है। उसके बाद आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे। कभी भी NH3 को पहले नहीं निकालना है, पहले क्या निकालना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालना है। अब देखो ऐसा क्यों, अगर आप पहले NH3 निकालने लग गए तो आप किसके बेसिस पे निकालोगे, क्योंकि रिएक्शन तो तभी तक होती है ना जब तक लिमिटिंग रिएजेंट होता है, उसके बाद तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है, गवर्न करता है रिएक्शन को। तो देखो यहाँ पे एक नोट भी है कि सॉल्व एंड कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, कि क्वेश्चन को हमेशा कैसे सॉल्व करना है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही सॉल्व करना है। या प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे निकालोगे। तो देखो मोल्स ऑफ H2 बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर हमने कर दिया। अब यहाँ हम इक्वेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि H2 जब तक होगा तभी तक NH3 बनेगा, मतलब जब H2 बंद तो NH3 का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। तो देखो हमने वही कर दिया, नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए, बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर लिख दिया 3, और इधर भी हमें NH3 का नहीं पता था नंबर ऑफ़ मोल्स, तो NH3 लिख दिया, उसका बैलेंसिंग फैक्टर 2 लिख दिया। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखोगे तो उसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना था, 2 ही था। तो अब देखो अगर हम देखें तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, देखो हमने यहाँ पे काट दिया 2 से 2, और हमारे पास क्या आ गया 10/3 इंटू 1000 आ गया। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ NH3 कितना आ गया हमारे पास फाइनली, 3.3 इंटू 10 की पावर 3। तो आप देख सकते हो तो हमने कितनी ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और कहीं भी आपको इसमें कन्फ्यूज़न भी नहीं आएगा। अब अगर आपको मास निकालना है क्वेश्चन के तो बहुत ईजी है। तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ NH3 कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन तो कितना हो गया 17, तो 17 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया 56.12 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम्स। अगर आपको केजी में लिखना है तो क्या हो जाएगा 56.1 केजी हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे, अगर आप इसको पेपर पे सॉल्व करोगे, इतना सब कुछ नहीं लिखोगे, तो आपको एक क्वेश्चन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड लगेंगे, जो कि आपके ट्रेडिशनल वे से आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और आप इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इस ट्रिक को प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप इजीली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे और एक अपर हैंड पाओगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। अब हम इस क्वेश्चन का अगर एक एक्सटेंडेड वर्जन पूछें कि वो और क्या इन क्वेश्चंस के अंदर पूछ सकता है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि नेम द एक्सेस रिएजेंट और वो कितना ज़्यादा अनरिएक्टेड बच गया रिएक्शन के टाइम। ऑब्वियस सी बात थी, एक्सेस वाला ज़्यादा में था तो वो बचेगा ही, अनरिएक्टेड रहेगा ही, तो वही आपको निकालने के लिए पूछ सकता है। अगर आप एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर 1.24 देखोगे तो उसके अंदर ये चीज़ पूछी गई है और बाकी का पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। तो देखो हम एक्सेस रिएजेंट को कैसे निकालेंगे, कितना वो बच गया, अनरिएक्टेड कितना रह गया उसको हम कैसे निकालते हैं। तो देखो ये रिएक्शन थी हमारी, एक्सेस रिएजेंट हमें पता लग गया क्या था, N2 था, क्योंकि H2 जो था वो हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया था कंपैरिजन करके, N2 जो था वो एक्सेस रिएजेंट था। तो अब देखो हमेशा जितनी भी कैलकुलेशन होगी, अभी मैंने बताया था कि वो किसके बेसिस पे होती है, लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे होती है। तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाय में उसका बैलेंसिंग फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ N2 रिएक्टेड, जितना रिएक्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो रिएक्ट होगा तभी तो अमोनिया बनेगा, और रिएक्ट कब तक होगा, जब तक H2 प्रेजेंट होगा। तो हम निकाल लेते हैं कि N2 कितना रिएक्ट हुआ जब तक H2 प्रेजेंट था, ठीक है। तो हमने निकाल लिया इधर से N2 के नंबर, अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 ही था, तो फटाफट हमारा आंसर आ गया ये। अब अगर हमें मास निकालना हो, ठीक है, मास ऑफ N2, तो हम क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलर मास कितना होता है 28, तो इस पूरी के पूरे नंबर को हमने 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मास ऑफ N2 रिएक्टेड आ गया। अब देखो रिएक्टेड आ गया, टोटल हमें पता ही है, टोटल कितना दे रखा था क्वेश्चन में 50 kg, रिएक्टेड आ गया। तो रिएक्टेड को अगर हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो अनरिएक्टेड या एक्सेस मास आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो आप इस तरीके से एक्सेस रिएजेंट का अनरिएक्टेड मास भी निकाल सकते हो, जो कि आप, अगर हम इस ट्रिक की लिमिटेशन देखें तो आप पाओगे कि गेल-ओसक लॉ किसके लिए बेस्ड था, वो सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल था। तो आप इस क्वेश्चन को तभी इम्प्लीमेंट करना जब सारी की सारी चीज़ें, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों किस चीज़ में हो, गैसेस में हो। आपको लगेगा ये काफ़ी कम क्वेश्चन कवर करेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर लेगा। इवन एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चन सिर्फ वही वाले दिए जाते हैं जिसके अंदर गैसेस ही होती हैं दोनों साइड। If you like this video, please like, share and subscribe to our channel, and do not forget to press the bell icon to get the notification of our new video, and do show your love in the comment section. Thank you.